हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से स्वागत है जी आपका हमारी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तान्या जी, जिन्होंने जून 2025 एग्जामिनेशन में अपना जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश किया एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ। 228 मार्क्स है जी इनके। तो बहुत बहुत बधाई तान्या, आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तान्या, थैंक यू। एक्सपेक्ट किया था कि इस बार कट ऑफ ऊपर जाएगा और आप इस ऊपर वाले कट ऑफ को भी क्रैक कर लेंगे? सर आंसर की आने के बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स आया था, सब बच्चे कह रहे थे 220 प्लस, ऐसा लग रहा है जैसे मेजोरिटी के 220 प्लस ही आ रहे हैं। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कहीं कट ऑफ बहुत ही ज्यादा ऊपर ना चला जाए। जी। तो ऐसा था कि कहीं जेआरएफ एक दो नंबर से या एक दो क्वेश्चन से हम्म रह गया तो ऐसा ना हो जाए। हम्म। तो बट या इट रियली फील गुड कि नहीं, ओके। ऐसा नहीं हुआ। जी। तो तान्या, इस जर्नी के बारे में बताइए, तो कब से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ? सर इट वाज लाइक कि एक्चुअली इन मतलब मेरा 24 के अंदर ही एमकॉम कंप्लीट हुआ था। तो मतलब दिसंबर 24 जो था उसी मैंने जर्नी जैसे हम्म। स्टार्ट किया। तो फर्स्टली ओके। मेरा एमकॉम करने का मेनली क्या था कि मेरे को रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना था। हम्म तो मोटिव मेरा वही था कि मास्टर्स की मुझे ना चाहिए डिग्री। तो वो हम्म रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए, लेकिन उसकी वैकेंसीज क्योंकि फ्रिक्वेंटली नहीं आ रही थी। हम्म तो माय मदर हर सेल्फ, मतलब वो टीचर हैं, तो शी वाज लाइक कि नहीं तू टीचिंग की तरफ जा, ट्राई हम्म कर, हम्म यू हैव दैट इन यू। तो फिर हम्म। शी पुश्ड मी टुवर्ड्स कि नहीं, नेट की तरफ तू जा। ओके। तो मैंने दिसंबर दिसंबर 24 में पहली बार मतलब अपने आप को रजिस्टर किया था। हम्म। और उसके बाद रजिस्टर करने के बाद ही मैंने 15-20 डेज जो है वो टाइम पीरियड काफी अच्छे से यूटिलाइज किया, एग्जाम के बारे में जाना। हम्म हाँ, मतलब पहले मैंने रिवर्स मतलब लर्निंग मैकेनिज्म लगा के मैंने एप्टीट्यूड खुद का चेक किया। पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट किया, हम्म ये जानने के लिए कि मतलब मेरे अंदर वो एप्टीट्यूड है भी कि नहीं, कि कुछ हम्म मतलब मेरा इंटरेस्ट बन रहा है क्वेश्चंस में या कुछ भी। हम्म तो इट आई स्कोर्ड प्रीटी वेल देयर। हम्म। और उसके बाद फिर वहां से जर्नी कंटिन्यू होते हुए अब वाली ओके। साइकिल में जेआरएफ क्लियर हुआ। ओके, तो जैसे आप बता रहे थे, पिछले अटेम्प्ट में आपने नेट क्वालिफाई कर लिया था और अभी आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो नेट से जेआरएफ तक जो आप पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज है जो नेट से आपको जेआरएफ तक पहुंचाती है? क्या चीज आपने इस बार करी और किस चीज पे ध्यान दिया जो आपको लगता है डेट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर कि यार इस वजह से जेआरएफ हो गया? सर एक तो जैसे मैंने पिछली बार नेट करने के लिए क्या था कि ना रिवर्स मैकेनिज्म लगाया था, तो मैंने सिलेक्टिव टॉपिक्स जो थे वो बहुत अच्छे से कवर किए थे। हाँ। तो उसके अंदर सबसे पहले आपकी जो रिवीजन सीरीज रही थी ना, रिवीजन सीरीज हम्म मुझे ऐसा चाहिए था जो कॉम्पैक्ट मतलब लेक्चर हो, जो मैं रिवाइज भी फिर से कर सकूं। ऐसा हम्म नहीं था कि मटेरियल बहुत ज्यादा और मैं रिवाइज ना कर सकूं। हम्म तो मैंने आपकी जो वीडियोस थी वो फ्रिक्वेंटली मतलब सारी चैप्टर्स जो यूनिट्स थी उनकी कवर करती चली गई और पास्ट हम्म 5 ईयर कवर किए। हम्म तो उतने में मेरा नेट ही हो पाया था, मतलब 200 मार्क्स स्कोर किए। तो कहीं ना हम्म कहीं उस टाइम पे मेरे ना 4-5 क्वेश्चन से रह गया था। हम्म 210 तब कट ऑफ गया था जेआरएफ हम्म का। हम्म तो तो मुझे लगा कि नहीं, गैप तो थोड़ा ही है, कवर हो सकता है। लेकिन हम्म मैंने ना उस टाइम पे क्या हुआ था, एचपीएससी एपी के एग्जाम फिर से खुल गए थे, मतलब फॉर्म्स फिल करने फिर से शुरू हो गए थे और मेरे पास एलिजिबिलिटी आ गई थी। हम्म तो मैंने तब उसका फॉर्म फिल किया और फिर आप वाले जो ऐप थी उसमें एनरोल कर लिया। इट वाज हम्म इजीएस्ट डिसीजन, क्योंकि पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड था वो मेरे नेट के हम्म लिए। हम्म तो फिर जब कोर्स में एनरोल किया तो मेरे पास अराउंड 2.5-3 मंथ्स थे उसकी तैयारी के लिए। हम्म स्क्रीनिंग मतलब जो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट था वो मेरी प्रायोरिटी थी। हम्म तो उसके बाद मैंने वो करना शुरू किया, मतलब उसके डेली क्विजेज, आपके जो यूनिट वाइज क्विजेज हम्म थे, सारे अटेम्प्ट कर रही थी। हम्म जो मॉक टेस्ट थे वो मतलब ये था, जब एग्जाम कैंसिल हुआ उससे हम्म। पहले ऑलमोस्ट 10,000 प्लस एमसीक्यूज मैंने लगा लिए थे। ओके। एंड इट वाज टू मतलब कि हार्ट ब्रेकिंग कि वो एग्जाम कैंसिल मतलब डिले हो गया था। पोस्टपोन हो गया। जी। हाँ। तो फिर उसके बाद मतलब ये था कि प्रैक्टिस मेरी काफी ज्यादा हो गई थी, जो मेरी पहले नहीं हो पाई थी प्रैक्टिस। एक मेरे टू डू लिस्ट के हिसाब से चली, क्योंकि टाइम तब भी कम था। तो मैंने डेली टास्क अपने डिवाइड किए और डेली अकम्प्लिश किया उनको। हम्म और एक चीज ये थी कि पहले मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, फिर मैंने टेस्ट इनफ दिए पहले, क्योंकि आई ओके। वॉज अनश्योर ना कि मतलब कि दिसंबर वाले अटेम्प्ट में खुद ही श्योर नहीं थी। हम्म। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं काफी श्योर थी कि नहीं हो सकता है। तो फिर ओके। मैंने एपी एग्जाम्स की वजह से काफी ज्यादा टेस्ट दिए। तो ओके। उसकी वजह से मेनली प्रैक्टिस ने जो है मेन रोल प्ले किया।
ओके ओके, इसके तो अंदर। आप एचपीएससी एपी के लिए तैयारी कर रहे थे अच्छे तरीके से, और उसी तैयारी से आपका ये जेआरएफ भी निकल गया, तो जब वो। एग्जाम कैंसिल हुआ था तो फिर मेरे पास हम्म थोड़ा टाइम बच गया था। पेपर वन की मेरा पेपर वन इतना स्ट्रांग नहीं था। हम्म। तो फिर वो जो 10 डेज का गैप आया तो मैंने पेपर वन, सिर्फ पेपर वन ही फिर उसके अंदर तैयार किया। पेपर टू फिर ऑलमोस्ट मेरा डन था तब तक। ओके तो आई गो विद पेपर वन देन, एंड ओके इट वाज लाइक ओके, तो गुड। दो एग्जाम्स आपके सामने थे, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मुझे लगता है डबल हो गया होगा कि ये प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि दोनों एग्जाम है, तो दोनों में इसका जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, और वो अल्टीमेटली दिख भी रहा है आपके स्कोर के अंदर। हाँ बिल्कुल सर, जब ना एग्जाम नेट का देने जा रही थी तो ना फीलिंग ये नहीं थी कि डर लग रहा है या कुछ भी, बल्कि ये वाली फीलिंग थी कि आई वांट टू चेक माई सेल्फ कि मैं लैक कहाँ पे कर रही हूँ, ताकि एपी एग्जाम जो नेक्स्ट स्टेप है कम से कम उसमें कहीं पे लैकिंग ना, कोई टॉपिक वीक हो तो पता लग जाए। जी ये कहीं पे भी मतलब ऐसी फीलिंग ही नहीं थी कि ये वाले कि कुछ भी मतलब इस पेपर में कुछ भी ऐसे गलत हो गया, कुछ भी ऐसा। जी। यूजुअली होता है कि स्टेट का लेवल हम नीचे मानते हैं और नेट का लेवल ऊपर मानते हैं, आपने ऊपर वाले एग्जाम को रखा आपने सेमीफाइनल में, टेस्टिंग फेज में, और जो फाइनल आपका एचपीएससी है उसे लास्ट में रखा। चलिए, एनीवेज एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर है आपका, और अब ये भी जानना चाहेंगे कि पढ़ाई तो आपने खूब करी है, तो कुछ नंबर ऑफ आवर्स भी आपने फिक्स किया हुआ था कि मैं डेली इतने घंटे पढ़ूंगी इस एग्जामिनेशन के लिए? सर मैंने ना एक्चुअली एक टू डू मतलब ना एक व्हाइट बोर्ड मेरे ना बेड के पास रहता है। हम्म तो उसी पे मैं ना अपने 4 या 5 टास्क, मतलब डे के सबसे पहले उठते ही 4 या 5 टास्क अपने लिख लेती हूँ। हम्म। तो मतलब एक ना एक टास्क एक्स्ट्रा लिख के चलती हूँ कि इन एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरा अकम्प्लिश भी नहीं हो पाया तो मैं अपने टाइम टेबल से आगे होंगी कहीं ना कहीं। ओके तो वो एक मोटिवेशन रहता था कि सोने से पहले हाँ ये तो करके ही सोना है। ओके। तो वो ठीक है। चीज रहती थी। नंबर ऑफ आवर्स कभी नहीं चेक किए या नहीं जी देखा मैंने। जी 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 जी। चलिए, कोई बात नहीं, आप अपने जो टारगेट्स थे उनको अचीव करने के लिए लगे रहते थे, डटे रहते थे, बहुत अच्छी बात है। और ये जो प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इस प्रिपरेशन में, पेपर टू के अंदर भी 10 सब्जेक्ट हैं, पेपर वन जैसे आप बता रहे हैं कि बिल्कुल अलग हो जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि हर सब्जेक्ट हमारा ना स्ट्रांग नहीं होता, कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिससे हम दूर भागते हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है, किसी को थ्योरी से डर लगता है, किसी को प्रैक्टिकल से लगता है। तो आपके केस में भी कुछ ऐसा था क्या, कोई सब्जेक्ट ऐसा था, और कैसे आपने उसे टैकल किया? सर एक तो सबसे पहले शायद बिजनेस स्टार्ट से शायद हर बच्चे को डर लगता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है। लेकिन एक चीज मुझे ये रियलाइज हुई कि मुझे अगर कोई 5, 10, 15 टॉपिक्स हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है मेनली। और अगर उस टॉपिक में से अगर मेरे पास इनकेस 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आई हैव टू ट्राई कि मेरे 5 या 6 क्वेश्चन, सभी ठीक करने से मतलब नहीं है, मेरे 5 या 6 क्वेश्चन, और 5 या 6 क्वेश्चन आपके किए हुए टॉपिक्स में से आ जाते हैं। हम्म। तो मैक्सिमम मतलब कि अगर कंसेप्ट अगर आपको कहीं ना कहीं लैक भी हो रहा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से वो कवर हो जाता है। जी तो जो मेरा सब्जेक्ट जिसके मैं कंसेप्ट अच्छे से कर नहीं पा रही थी तो मैंने उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाए, जैसे स्टार्ट था। और इनकम टैक्स के भी कुछ टॉपिक थे, प्रैक्टिकल नहीं, जो थ्योरी वाले थे, या हम्म लर्न करने में दिक्कत हो रही थी या कुछ भी था। हम्म। और एक चीज और, जैसे मोक्स लगाते हुए ना कुछ चीजें जैसे क्या होता था कि ना पर्टिकुलरली एक ही टॉपिक से गलत हो रही हैं हम्म। या कुछ भी, तो उनको मैं अलग से जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लेती थी। और वो वाले टॉपिक फिर अलग से उठा के उनको लास्ट टाइम पे भी रिवाइज फिर उन्हीं को करती थी। जी। तो तो ऐसा। जी, तो जैसा ताने आप बता रहे थे कि आप मॉक टेस्ट भी लगाते थे, तो मॉक टेस्ट जब हम लगाते हैं तो कई लोग इससे निराश भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हमारा जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वैसा स्कोर आता नहीं है। हमें लगता है यार हमारा तो पढ़ाई हो गई है, सब कुछ पढ़ लिया, स्कोर अच्छा आना चाहिए, बट कई बार नहीं आता। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ क्या? सर काफी बार मतलब ऐसा जब लगाते रहते हैं तो ना काफी ऐसा होता है कि सब भी सेम लेवल के मुक्स नहीं होते, कोई कोई बीच में डिफिकल्ट डाला हुआ होता है ज्यादा, कोई कोई थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स ही चला जाता है कुछ, कोई कोई मुक। तो हम्म फिर उसको मेन यही रहता था कि एनालाइज अच्छे से किया। एनालाइज करने के बाद वो टॉपिक कैच कर लेना कि ना ये टॉपिक आ पूछ किस तरह के सवाल रहा है। और हम्म उसकी मतलब कि आप एआई की मदद भी ले सकते हो उसके लिए, कि जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं आप कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन उसे फ्रेम करा सकते हो। हम्म। एंड इट हेल्प मी टू, मैंने भी कुछ फ्रेम करा के उसे उसे ओके। मतलब इजीली समझने की कोशिश की। जी तो जी। चलिए, ऐसा। बहुत अच्छी बात है, तो मतलब टेक्नोलॉजी का भी अच्छा खासा इस्तेमाल आपने किया अपने प्रिपरेशन में, अपने एनालिसिस के अंदर। तो बहुत सारी बातें तानिया जी ने अभी ऑलरेडी हमें बता दी हैं। तो तानिया जी, इस इंटरव्यू को कंक्लूड करने से पहले कुछ फाइनल एडवाइस फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, ताकि वो भी अपने नाम के आगे जेआरएफ लगा लें। सर बिल्कुल, एक तो प्रैक्टिस मतलब मोक्स किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने हैं। अगर जेआरएफ की जर्नी मतलब नेट से अगर जेआरएफ जाना है तो मोक इज द मस्ट। मतलब मोक्स तो लगाने ही लगाने, जी जितने मैक्सिमम हो सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और मोक्स।
और प्लस में जो आप मॉक्स लगा रहे हैं उनका एनालिसिस बहुत ज्यादा कंपलसरी है। हम्म। और उस एनालिसिस के बेसिस पे वो टॉपिक्स पिक करना जिसमें आप लैग कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। जी। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई इन्होंने, प्रैक्टिस का एक इंपॉर्टेंट रोल बताया जो कि सच में बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। तो तान्या जी, हम तो चाहते हैं कि जैसे आज आपका इंटरव्यू लिया है जेआरएफ क्लियर करने पे, वैसे ही दोबारा से आपके साथ जुड़े जब आप एचपीएससी का एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करें। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट एग्जामिनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे तान्या जी हमारे साथ आज जुड़े हुए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।